हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल टेस्टमेड। आई होप आप लोग सभी को मेरा पहले का वीडियो पसंद आया हो और आप सबों ने जैसा कि प्यार दिखाया, लाइक किया, सब्सक्राइब किया, शेयर किया, इसके लिए आप सबों का सहृदय धन्यवाद। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, आज के टॉपिक को फिर से कंटिन्यू करते हैं। तो हम लोग स्टार्ट किए हैं कोर्स। आवर मेन टारगेट इज BTSC, बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन फॉर द एक्सरे टेक्नीशियन। मूविंग अहेड, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन सेशन फिर से स्टार्ट करते हैं, कंटिन्यू करते हैं उसे। चलिए, एंड द फर्स्ट क्वेश्चन फॉर टुडे, जैसा कि पहले हम लोग 15 क्वेश्चन कर चुके थे एंड नाउ वी आर एक्सटेंडिंग टू द नेक्स्ट। सो हाउ मेनी डिग्रीज how many degrees of cephalic angulation is typically used in apiaxial projection of the cervical spine? सर्वाइकल स्पाइन के एपीएक्सियल प्रोजेक्शन में कितने डिग्री एंगुलेशन का इस्तेमाल किया जाता है ना। चलिए देखते हैं ऑप्शंस क्या क्या हैं। 10 to 15 डिग्री, 15 to 20 डिग्री, 25 to 29 डिग्री, 25 to 30 डिग्री। बताइए एनीवन फ्रॉम द सेशन, कितना डिग्री हम लोग इस्तेमाल करते हैं? सो वी यूज 15 to 20 degree angulation in the apiaxial projection of the cervical spine। सर्वाइकल स्पाइन के एपीएक्सियल प्रोजेक्शन में हम लोग 15 से 20 डिग्री का एंगुलेशन देते हैं। चलिए आप लोग को दिखाते हैं कि ये सबसे पहले एपी सर्वाइकल स्पाइन हम लोग एक्सियल एपी सर्वाइकल स्पाइन करते क्यों हैं, है ना। तो इसके लिए जो इंडिकेशंस होता है, इंडिकेशंस में क्या क्या आएगा आपका? सर्वाइकल स्पाइन स्टेनोसिस, दूसरा क्या आएगा? सॉफ्ट टिश्यू पैथोलॉजी, तीसरा क्या आएगा? ट्रॉमा। तो ये तीन केसेस में हम लोग एपी एक्सियल प्रोजेक्शन करते हैं सर्वाइकल स्पाइन का, है ना। और देखिए ये जो एपी एक्सियल प्रोजेक्शन है ये किसमें हम लोगों को हेल्प कराता है? इट हेल्प्स इन विजुअलाइजिंग intervertebral foramina, intervertebral foramina and vertebral bodies। ओके, तो apiaxial projection for cervical spine is done at the 15 to 20 degree angulation and the indications for apiaxial cervical spine is cervical spine stenosis, soft tissue pathology और trauma। इन तीन केसेस में apiaxial cervical spine किया जाता है। और बेसिकली इसका मेन व्यू क्या होता है? टू विजुअलाइज द इंटरवर्टिब्रल फोरामिना एंड वर्टिब्रल बॉडीज। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the primary reason for using grid in the cervical spine radiography? primary reason for using grid, बहुत अच्छा टर्म है ना। प्राइमरी रीजन फॉर यूजिंग ग्रिड इन द सर्वाइकल स्पाइन रेडियोग्राफी। चलिए सबसे पहले ये बताइए कि ग्रिड का हम लोग इस्तेमाल करते क्यों हैं सर्वाइकल स्पाइन छोड़े किसी भी रेडियोग्राफी में ग्रिड का इस्तेमाल हम लोग क्यों करते हैं? व्हाट इज ग्रिड? ग्रिड होता क्या है? सो ग्रिड इज एंटी स्कैटर डिवाइस। ग्रिड को हम लोग क्या बोलते हैं? एंटी स्कैटर डिवाइस। ग्रिड क्या है? एंटी स्कैटर डिवाइस है। इसका इस्तेमाल किस लिए किया जाता है? सॉरी, टू इंक्रीज द कॉन्ट्रास्ट, टू रिड्यूस द पेशेंट डोज, टू इंक्रीज द स्पेशल रेजोल्यूशन, टू एलिमिनेट द मोशन ब्लर। तो ये एंटी स्कैटर डिवाइस है और ये क्या कराता है? ये कॉन्ट्रास्ट को इंक्रीज कराता है।
पेशेंट डोज को रिड्यूस नहीं कराएगा। ग्रिड का जब हम लोग इस्तेमाल करते हैं तब पेशेंट डोज बढ़ जाता है, ना कि घटता है। क्या कराता है ये? इंक्रीजेज पेशेंट डोज। पेशेंट डोज इससे बढ़ जाता है, ग्रिड का इस्तेमाल करते हैं। टू इंक्रीज द स्पेशल रेजोल्यूशन, ये भी नहीं होगा। टू एलिमिनेट द मोशन ब्लर, बिल्कुल नहीं। सो द आंसर इज, व्हाट इज द प्राइमरी रीजन फॉर यूजिंग ग्रिड इन सर्वाइकल स्पाइन रेडियोग्राफी? टू इंक्रीज द कॉन्ट्रास्ट। कॉन्ट्रास्ट को इंक्रीज करने के लिए हम लोग ग्रिड का इस्तेमाल करते हैं। अगर आपके ऑप्शन में होता है टू रिड्यूस द स्कैटरिंग ऑफ रेडिएशन, तो हम लोग वो मारते हैं, लेकिन यहाँ पे इंक्रीज कॉन्ट्रास्ट है तो इंक्रीज कॉन्ट्रास्ट मारेंगे। अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन हम लोग जाएंगे। ओके, मूविंग अहेड, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। इन सर्वाइकल स्पाइन ट्रॉमा व्हाट इज द प्रायोरिटी? देखिए, जब बात आती है ट्रॉमा का तो हमारी सबसे जो मेन प्रायोरिटी होती है, व्हाट इज द प्रायोरिटी? बीइंग अ रेडियोग्राफर, बीइंग अ टेक्नोलॉजिस्ट, बीइंग अ एक्सरे टेक्नीशियन, द प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अस इज टू गिव द बेस्ट पॉसिबल इमेज विथ लिस्ट पॉसिबल रेडिएशन एक्सपोजर, है ना। और जब भी बात आएगी ट्रॉमा का, जब भी हम लोग बात करेंगे ट्रॉमा का, तो लिस्ट पॉसिबल मूवमेंट देना है हमें पेशेंट को। लिस्ट पॉसिबल मूवमेंट, है ना। तो देखते हैं ट्रॉमा में क्या है। इन सर्वाइकल स्पाइन ट्रॉमा व्हाट इज द प्रायोरिटी? प्रायोरिटी क्या होता है? तो इमीडिएट इमेजिंग, पेशेंट स्टेबलाइजेशन, इमीडिएट इमेजिंग, पेशेंट स्टेबलाइजेशन, असेसिंग द रेंज ऑफ मोशन, एडमिनिस्ट्रेटिंग पेन रिलीफ। तो ये एडमिनिस्ट्रेटिंग क्वेश्चन था हमारा, हाउ मेनी पेन रिलीफ, है ना। तो इसमें क्या होगा, जैसे कि आप लोगों को हम बताएं, जब भी कोई ट्रॉमा का पेशेंट आएगा तो हमारा सबसे मेन प्रायोरिटी क्या होता है? टू स्टेबलाइज द पेशेंट, है ना। तो इसमें स्पेशली इन केस ऑफ क्वेश्चन ऐसा रहता स्पाइन, स्पाइन के केस में आर प्रेजेंट ट्रॉमा में क्या आएगा आपका? ह्यूमन फुट, पेशेंट ठीक है, स्टेबलाइजेशन, दे सकते ना कि ये, ना ही ये, ना ही ये, है ना। तो इन सर्वाइकल स्पाइन ट्रॉमा व्हाट इज द प्रायोरिटी? द प्रायोरिटी इज टू स्टेबलाइज द पेशेंट। ओके, मूविंग अहेड, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अच्छा देखिए, एक चीज और इसमें बता दें, पेशेंट में सर्वाइकल स्पाइन के ट्रॉमा में हम लोग पेशेंट को स्टेबलाइज कराते ही हैं, साथ साथ वहाँ पे कभी कभी सॉफ्ट कॉलर का इस्तेमाल किया जाता है, कभी हार्ड कॉलर का इस्तेमाल किया जाता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? फिलाडेल्फिया। यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट फिलाडेल्फिया, है ना। एक होता है आपका सॉफ्ट कॉलर में क्या क्या दे रहा है। तो जैसा कि आप लोग, ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। हाउ मेनी आर्टिकुलर फैसेट डज अ टिपिकल सर्वाइकल वर्टिब्री हैव? चलिए सबसे पहले इसमें तो हम देख लें टिपिकल और एटिपिकल क्या है। तो सर्वाइकल वर्टिब्री में हम दो ग्रुप बना रहे हैं। पहला एटिपिकल, अगर ये नहीं रह के क्वेश्चन ऐसा रहता कि हाउ मेनी फ्लेंजेस आर प्रेजेंट इन ह्यूमन, और दूसरा टिपिकल। दे सकता था ह्यूमन फुट या सीधे फुट दे सकता था। तो एटिपिकल कौन कौन सा है? एटिपिकल में आपका C1, C2 एंड C7 एंड द रिमेनिंग C3, C4, C5, C6, दिस ऑल आर द टिपिकल सर्वाइकल वर्टिब्री, है ना। अब देखिए C1 का नाम क्या होता है? एटलस एक्सिस, एंड दिस इज फॉर द सर्वाइकल प्रोमिनेंस, है ना। चलिए एटलस एक्सिस, देखिए C2 से बहुत सारे क्वेश्चन आता है। पिछले सेशन में हम लोग किए थे क्वेश्चन, क्या याद है आप लोगों को? ओडेंटॉइड पेग और टूथ लाइक स्ट्रक्चर, ये सारे क्वेश्चंस थे, है ना। दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द सेकंड सर्वाइकल वर्टिब्री, दैट इज कॉल्ड एक्सिस। ओके, तो टिपिकल सर्वाइकल वर्टिब्री में आपके टोटल कितने आर्टिकुलर फैसेट होंगे? इसमें टोटल जो आर्टिकुलर फैसेट होते हैं वो 6 होते हैं। कितने? 6। कैसे होगा 6? तो 2 आपका होगा 2, 2 एंड 2, ये 3 तरह से आपका जाता है। कौन कौन सा जाएगा आपका, बताइए। तो
तो दो ये सुपेरियर होगा, दो question इन्फेरियर था होगा, हमारा, how many टू flanges are सुपेरियर, present in 1 foot। जैसा कि मैं बार बार आप लोग को बता रहा हूँ, इस टू तरह के क्वेश्चन में हम इन्फेरियर लोग को हमेशा क्वेश्चन केयरफुली रीड करना है। जैसे यहाँ पे अगर क्वेश्चन एंड टू 1 फुट दिया हुआ है, अगर दो ये नहीं है सुपेरियर, कि क्वेश्चन ऐसा दो रहता इन्फेरियर कि how और many दो कौन सा जाएगा flanges are ट्रांसवर्स। present in टोटल कितना हो गया, human। 6 हुआ ना। ठीक है, ऐसे भी दे सकता था ह्यूमन फुट या सीधे फुट दे सकता था, तो इसका आंसर So, चेंज हो जाता, लेकिन 1 फुट टिपिकल सर्वाइकल वर्टिब्री आप हैज लोग को टोटल 6 इसका आर्टिकुलर आंसर जो होगा फैसेट। ओके, मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट वो आप क्वेश्चन। लोग जानते हैं कि इसका आंसर जो होती है 14 होती है। व्हाट टाइप ऑफ अगर जॉइंट ये इज एटलांटो नहीं, एक्सियल जॉइंट। आई 1 होप यहाँ पे नहीं रहता, आई सीधा गेस फुट पिछले रहता या सेशन में भी ये ह्यूमन फुट क्वेश्चन किए रहता, थे तो हम लोग। इसको सीधे मल्टीप्लाई चलिए देखते हैं, व्हाट टाइप ऑफ जॉइंट इज एटलांटो एक्सियल जॉइंट। सबसे पहली बात तो ये जो आ रही है एटलांटो एक्सियल जॉइंट, अभी जस्ट हम बताया आप लोगों को। एटलस किसको बोलते हैं हम लोग, C1 को, और एक्सिस किसको बोलते हैं, C2 को। सो द जॉइंट बिटवीन C1 एंड C2, ये किस तरह का जॉइंट होता है बताएंगे एनीवन, एनीवन फ्रॉम द सेशन, बोला जाता है। ठीक है, किस तरह का जॉइंट होता है, ये आपका होता है पाइवट जॉइंट। कौन सा जॉइंट होगा, पाइवट जॉइंट होगा, है ना। C1 और C2 के बीच में जो आपका होगा एटलांटो एक्सियल जॉइंट, सर्वाइकल वर्टिब्री 1 एंड सर्वाइकल वर्टिब्री 2 के बीच में, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एटलांटो एक्सियल जॉइंट, जो किस तरह का जॉइंट है, पाइवट जॉइंट। जाना भी नहीं होगा, तो कहते हैं कि एग जो प्रोड्यूस होता है वो ओवरी से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ना। और तो एक होता है एटलांटो ऑसिपिटल जॉइंट, जो कि ऑसिपिटल लोब, मैं बार बार आप लोग को बता रहा हूँ, इस तरह के क्वेश्चन में हम लोग को हमेशा क्वेश्चन केयरफुली रीड करना है। ऑसिपिटल लोब एंड एटलस के बीच में होता है एटलांटो। दे सकता था, तो इसका आंसर चेंज हो जाता, लेकिन 1 फुट दे रहा है। ऑसिपिटल जॉइंट, ये किस तरह का जॉइंट होता है, ये होता है आपका कॉन्डिलाइट जॉइंट। कौन सा जॉइंट होता है ये, कॉन्डिलाइट जॉइंट, है ना। दिस कॉन्डिलाइट जॉइंट इनेबल अस फॉर द मूवमेंट ऑफ हेड इन एक्सटेंशन, फ्लेक्शन एंड लैटरल मूवमेंट। ओके, और ये पाइवट जॉइंट किस तरह का जॉइंट में हम लोग को हेल्प करता है, किस तरह के मूवमेंट में हेल्प करता है, अलाउइंग फॉर द रोटेशन ऑफ हेड, protecting oxygen, avoiding movement, keeping the patient। रोटेशन ऑफ हेड। चलिए, तो किस तरह का जॉइंट प्रेजेंट होता है, एटलांटो एक्सियल जॉइंट, किस तरह का जॉइंट है ये, पाइवट जॉइंट है ना। इट इज द काइंड ऑफ पाइवट जॉइंट। मूविंग एट द नेक्स्ट क्वेश्चन, है केयर का, वो क्या होगा, इन पीए प्रोजेक्शन ऑफ स्कल। नेक्स्ट क्वेश्चन है HIV can be In PA projection of a skull with 0 degree cranial bones are best visualized। ये बताइए, स्कल के प्रोजेक्शन है, ये रेडियोग्राफिक टेक्निक से क्वेश्चन है, ये रेडियोग्राफिक टेक्निक का सवाल है। तो पीए प्रोजेक्शन स्कल के जिसमें हम लोग 0 डिग्री क्रेनियल एंगुलेशन देंगे, उसमें सबसे अच्छा क्या विजुअलाइज होगा, पीए प्रोजेक्शन। पीए दैट मीन्स पोस्टेरो एंटेरियर, और जब बात कर रहे हैं हम लोग पोस्टेरो एंटेरियर की, तो पोस्टेरो एंटेरियर स्कल के केस में जो होगा वो कैसा होगा, ऑसिपिटो फ्रंटल। इसको हम लोग और क्या बोल सकते हैं, ऑसिपिटो फ्रंटल, है ना। इन ऑसिपिटो फ्रंटल प्रोजेक्शन ऑफ द स्कल विथ 0 डिग्री एंगुलेशन, क्रेनियल एंगुलेशन, 0 डिग्री एंगुलेशन, विच क्रेनियल बोन आर बेस्ट विजुअलाइज। तो कौन सा होगा आपका, फ्रंटल एंड पेराइटल। कौन सा होगा, फ्रंटल बोन आपका बेस्ट विजुअलाइज होगा और पेराइटल बोन बेस्ट विजुअलाइज होगा। सो द आंसर इज फ्रंटल एंड पेराइटल। फ्रंटल एंड टेम्पोरल, टेम्पोरल कैसे जाएगा, टेम्पोरल तो साइड वाइज में जाएगा ना, आंसर होगा ओके। यहाँ भी देखिए टेम्पोरल एंड ऑसिपिटल है, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं, ये भी नहीं, है ना। तो फ्रंटल एंड पेराइटल इज द बेस्ट विजुअलाइज विद द 0 डिग्री एंगुलेशन इन द क्रेनियल प्रोजेक्शन। मूविंग अहेड, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला सवाल,
विच एनाटॉमिकल लैंडमार्क इज क्रूसियल फॉर द पोजिशनिंग इन पीए स्कल रेडियोग्राफ। फिर से वही बात आ गया, पीए स्कल। पीए स्कल मतलब ऑसिपिटो फ्रंटल। क्वेश्चन है हम लोग का एन अपॉर्चुनिस्टिक टेस्ट में, तो इसमें आंसर होगा वो हमारा ऑसिपिटो फ्रंटल होगा, है ना। तो ऑसिपिटो फ्रंटल के लिए यहाँ मार्क द पॉइंट फॉर पोजिशनिंग, पोजिशनिंग की हम लोग बात कर रहे हैं। विच एनाटॉमिकल लैंडमार्क इज क्रूसियल फॉर द पोजिशनिंग इन पीए स्कल रेडियोग्राफ। पीए स्कल रेडियोग्राफ में सबसे क्रूसियल लैंडमार्क कौन सा होता है? तो इसमें सबसे क्रूसियल लैंडमार्क कौन सा होगा आप बताइए, एनीवन फ्रॉम द सेशन? दिस इज नेजन। नेजन क्यों होगा ये बताइए? ईएएम क्यों नहीं होगा? ग्लैबेला क्यों नहीं होगा? गोनियन क्यों नहीं होगा? चलिए पहले ये बताते हैं नेजन क्यों होगा। वाइल अलाइनिंग द पेशेंट फॉर द पीए स्कल रेडियोग्राफ, पीए स्कल रेडियोग्राफी के लिए जब हम लोग पेशेंट को पोजीशन करते हैं तो नेजन को हम लोग परपेंडिकुलर रखते हैं, परपेंडिकुलर टू द नेजन, परपेंडिकुलर टू द इमेज रिसेप्टर। नेजन को हम लोग इमेज रिसेप्टर के परपेंडिकुलर रखते हैं, है ना। सो दिस इज द क्रूसियल फॉर द पोजिशनिंग ऑफ द स्कल इन द पीए स्कल रेडियोग्राफ। ओके, ग्लैबेला। अच्छा, नेजन होता कहाँ पे? नेजन होता कहाँ पे? एनीवन? वेयर इज नेजन लोकेटेड? जैसा कि मैं बार-बार आप लोग को बता रहा हूँ, इन बिटवीन द फ्रंटल लोब एंड, कहाँ कहाँ होगा बताइए? फुट दिया हुआ है, अगर ये नहीं रह के क्वेश्चन ऐसा रहता, सॉरी नॉट फ्रंटल लोब, इन बिटवीन द फ्रंटल बोन एंड नेजल बोन, है ना। नेजल बोन और कहाँ होगा? दिया हुआ है, अगर ये नहीं रह के क्वेश्चन ऐसा रहता कि हाउ फ्रंटल फ्लेंजेस आर एंड प्रेजेंट इन ह्यूमन, नेजल बोन, ठीक है, ऐसे भी दे सकता था। बिटवीन, इन दोनों के बीच में होगा आपका फ्रंटल एंड नेजल बोन के बीच में होगा नेजन, इस रीजन में होता है ना। एमसीक्यू सेट के ईएम एक्सटर्नल ऑडिटरी मेटस। ग्लैबेला, ग्लैबेला कहाँ होता है? इन बिटवीन द, इन द सेंटर ऑफ द फोरहेड, फोरहेड के बिल्कुल सेंटर पे जहाँ पे हम लोग तिलक लगाते हैं। ओके, गोनियन ये क्या होता है? मोस्ट लैटरल पार्ट होता है आपका, आप लोग कमेंट है ना। जरूर बताइए। चलिए आगे बढ़े, मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट सेशन में। द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट टाइप ऑफ फ्रैक्चर वुड बी, देखिए मार्क कीजिएगा, फ्रैक्चर की बात कर रहे हैं किसमें? वाटर्स व्यू में। वाटर्स व्यू किसके लिए हम लोग करते हैं? वाटर्स व्यू इज परफॉर्म्ड फॉर द साइनस, है ना। अब ये साइनस में भी सबसे अच्छा इसमें कौन दिखता है? फ्रंटल एंड मैक्सिलरी साइनस। वाटर व्यू में आपको कौन दिखेगा? फ्रंटल एंड मैक्सिलरी साइनस। फ्रंटल एंड मैक्सिलरी साइनस। अब देखिए ये जो वाटर व्यू है इसमें कौन सा फ्रैक्चर आपको सबसे बढ़िया दिखेगा? ऑर्बिटल ब्लो आउट, नॉट बिलो। ऑर्बिटल ब्लो आउट फ्रैक्चर, ले फॉट फ्रैक्चर, डिप्रेस्ड स्कल फ्रैक्चर, बैसिलर स्कल फ्रैक्चर। ये सारे जो केसेस होंगे ये ट्रॉमा में होगा या फिर इंजरी में होगा। किस में होगा? दिस ऑल आर द केसेस ऑफ ट्रॉमा और इंजरी। तो वाटर्स व्यू में सबसे अच्छा आपको कौन सा दिखेगा? क्योंकि ये आपका मैक्सिलोफेशियल रीजन को फोकस करता है। किसको? मैक्सिलोफेशियल रीजन असेसमेंट, है ना। तो मैक्सिलोफेशियल रीजन के असेसमेंट में ये हेल्प करता है। तो इसमें सबसे अच्छा हमें क्या दिखेगा? ऑर्बिटल, यानी कि 1 फुट में कितने फ्लेंजेस हो सकती है। ऑर्बिटल ब्लो आउट फ्रैक्चर कौन सा दिखेगा? ऑर्बिटल ब्लो आउट फ्रैक्चर इज बेस्ट विजुअलाइज्ड इन द वाटर्स व्यू। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। फ्लेंजेस आर प्रेजेंट इन
व्हाट एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर इज बेस्ट विजुअलाइज्ड इन द वाटर्स व्यू? अभी जस्ट हम बताएं आप लोगों को, है ना? फुट दे सकता था, तो इसका आंसर वाटर्स व्यू में सबसे अच्छा कौन सा एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर बेस्ट विजुअलाइज होगा? अभी जस्ट बताएं। तो जहां पे आपको फ्रंटल और मैक्सिलरी दोनों मिलेगा वहां पे हम लोग कौन सा लगाएंगे? मैक्सिलरी साइनस। मैक्सिलरी साइनस इज द बेस्ट विजुअलाइज्ड इन द वाटर्स व्यू। हो सकती क्यों? है। क्यों होगा ये बताइए। इट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट द नजल सेप्टम एंड फ्रंटल साइनस, है ना? फ्रंटल साइनस चेंज हो जाता, लेकिन सॉरी, दे रहा है कि यहाँ पे दे रहा है हाउ मेनी फ्लेंजेस इट गिव्स द इंफॉर्मेशन। इथेमॉइड साइनस तो बिल्कुल नहीं होना है, तो क्वेश्चन इन वन इथेमॉइड साइनस नहीं होगा, स्फेनॉइड साइनस नहीं होगा। इन दोनों में मैक्सिलरी साइनस को हम लोग प्रीफर करेंगे। सो मैक्सिलरी साइनस इज बेस्ट विजुअलाइज्ड इन द वाटर्स व्यू। ओके, यानी कि 1 फुट में कितने फ्लेंजेस हो सकती है? इट्स मेन यूटिलाइजेशन, फ्लेंजेस आर प्रेजेंट इन मेन यूटिलाइजेशन नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का इन हम लोग का विजुअलाइजिंग नेक्स्ट क्वेश्चन वाटर्स व्यू की बात कर रहे हैं हम। इन्फेक्शन कॉमनली एसोसिएटेड इन विजुअलाइजिंग मैक्सिलरी साइनस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का एन नेक्स्ट क्वेश्चन है मैक्सिलरी साइनस को विजुअलाइज कराने में इसका ये मेन यूटिलाइजेशन होता है, किसका? वाटर्स व्यू का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। तो इसमें जो सीक्वेंस है, द पार्टिकल ऑफ डिस्क्रीट बंडल्स ऑफ एनर्जी रिलीज्ड फ्रॉम द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम इज नोन एज। बहुत अच्छे सवाल है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की बात रेडियोलॉजी में आना ही आना है, एक्सरे में आना ही आना है ना? तो द पार्टिकल ऑफ डिस्क्रीट बंडल ऑफ एनर्जी, मार्क द वर्ड डिस्क्रीट बंडल ऑफ एनर्जी रिलीज्ड फ्रॉम द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम इज नोन एज। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में डिस्क्रीट बंडल ऑफ एनर्जी से जो एनर्जी रिलीज होते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं, है ना? सो दिस इज द क्वांटम। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? क्वांटम बोलते हैं। अच्छा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की अगर बात करें, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम इसमें कौन कौन सा रेज आएगा? इसमें आपका आएगा रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, विजिबल रेज, अल्ट्रावायलेट, एक्सरे एंड गामा रेज, नेक्स्ट क्वेश्चन है ना? ये आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में आएंगे सारे। लेकिन इसमें जो अच्छा, इनकी वेवलेंथ के अक्सर सवाल आते हैं। वेवलेंथ से सवाल आता है, फ्रीक्वेंसी से आता है, एनर्जी से आता है। आई होप इसके इमेज होंगे हमारे पास। चलिए आप लोग को दिखाते हैं इमेज। ये रहा। कंफर्मेटरी टेस्ट अगर बोला जा रहा है तो कंफर्मेटरी टेस्ट में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में कौन कौन सा है? रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड, अल्ट्रावायलेट, ये आपका विजिबल हो गया, एक्सरेज एंड गामा रेज। तो अगर हम बात करें वेवलेंथ की, तो वेवलेंथ आपका हाईएस्ट किस साइड होगा और एनर्जी हाईएस्ट किस साइड होगा? तो एनर्जी हाईएस्ट किसकी होगी? देखिए यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है 0 पॉइंट से और यहाँ पे कितना जा रहा है? बहुत, ये देखिए बहुत आगे जा रहा है ना? तो द हाईएस्ट एनर्जी इज ऑफ गामा रेज एंड द लोवेस्ट एनर्जी इज ऑफ रेडियो वेव्स। इसके उल्टे हो जाएंगे आपके वेवलेंथ के केस में, है ना? और इसमें भी देखिए विजिबल स्पेक्ट्रम में, क्योंकि सनराइज और सनसेट के टाइम में हम लोग को कौन सा कलर दिखाई पड़ता है? रेड, है ना? तो ये देखिए यहाँ रेड, इट हैज द हाईएस्ट वेवलेंथ एंड ब्लू, ब्लू हैज द लोवेस्ट वेवलेंथ। ये सवाल अक्सर आते हैं, अक्सर पूछे जाते हैं। जो सीक्वेंस है, ऑप्शन जो है, चलिए बैक टू द क्वेश्चन। जो होती है वो भी, तो ये क्या हो जाएगा? द पार्टिकल ऑफ डिस्क्रीट बंडल ऑफ एनर्जी रिलीज फ्रॉम द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम इज नोन एज, इसे हम लोग क्या बोलेंगे? क्वांटम बोलेंगे, ना कि रेडिएशन। और एंगस्ट्रम क्या है? ये तो मेजरमेंट होता है ना? फ्रीक्वेंसी भी नहीं होगा, क्या होगा? क्वांटम होगा। आगे बढ़ते हैं। प्रेजेंट इन 1 फुट, तो क्वेश्चन में क्लियर दिया हुआ ये आ गया आपका सवाल ट्रांसफार्मर से। ए ट्रांसफार्मर
which has जैसे कि यहाँ more पे दे turns रहा है, in the how secondary many coil than in the flanges are primary is present said to in be. one सबसे पहले foot? बात करते हैं ट्रांसफार्मर क्वेश्चन होते में कितने तरह के क्लियर हैं. दिया हुआ देखिए है। इसमें होगा ही है बिल्कुल. स्टेप अप ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, ऑटो ट्रांसफार्मर. ये 3 तरह का ट्रांसफार्मर का Many टाइप होता है. एक होता है आपका flanges ऑटो are ट्रांसफार्मर. present तो in ट्रांसफार्मर one वर्क किस पे foot? करता है? तो क्वेश्चन में ट्रांसफार्मर क्लियर दिया हुआ है। हाँ, इसके प्रिंसिपल क्या है? म्यूचुअल इंडक्शन. तो ये क्वेश्चन था हमारा, हाउ मेनी फ्लैंजेस, किस तरह के फ्लो को बता रहा हूँ, इस तरह के क्वेश्चन म्यूचुअल इंडक्शन है ना, ये इसके प्रिंसिपल है. अगर 1 फुट दिया हुआ है, केयरफुली रीड करना है। जैसे यहाँ पे अगर क्वेश्चन ट्रांसफार्मर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन. ट्रांसफार्मर किस पे काम करता है? म्यूचुअल इंडक्शन पे काम करता है. चलिए इसमें देखते हैं. नंबर ऑफ टर्न्स की अगर बात करते हैं, व्हेन द नंबर ऑफ टर्न्स इज ग्रेटर इन द सेकेंडरी कॉइल, प्राइमरी कॉइल में कम होगा और सेकेंडरी कॉइल में ज्यादा होगा, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? क्योंकि दो साइड है ना, दो कॉइल होगा तभी तो. इन 1 फुट, तो क्वेश्चन में ये आपका हो गया प्राइमरी कॉइल क्वेश्चन और ये हो गया आपका दिया हुआ है। अगर ये secondary coil. क्वेश्चन ऐसा रहता कि दे रहा है हाउ मेनी फ्लैंजेस, अगर नंबर ऑफ टर्न्स इधर ज्यादा होंगे, तो क्वेश्चन में when the दिया हुआ है number of turns in secondary coil is greater than the हाउ मेनी फ्लैंजेस आर प्रेजेंट इन प्राइमरी कॉइल, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्टेप अप ट्रांसफार्मर. क्या बोलेंगे इसको हम लोग? स्टेप अप ट्रांसफार्मर. और जब when the number of turns is less in the secondary coil, then it is called स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर. अगर सेकेंडरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स कम होगा तो हम लोग क्या बोलेंगे? स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर. चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर. नेक्स्ट एमसीक्यू सेट के साथ. धन्यवाद. द प्रोसेस बाय विच एसी इज कन्वर्टेड इनटू डीसी इज नोन एज. वैसा प्रोसेस जिसके तहत बताइएगा एसी वोल्टेज को डीसी में चेंज किया जाता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? बहुत आसान सा सवाल है. थर्मियोनिक इमिशन तो बिल्कुल नहीं होना, ये आप लोग को हम बताए थे. दिस इज द बेसिस फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द एक्सरे ट्यूब. जनरेटर ये नहीं होना. ट्रांसफॉर्मेशन ये भी नहीं होना. क्या होगा? रेक्टिफिकेशन. तो जो डिवाइस होता है उसका नाम है रेक्टिफायर. क्या नाम है उसका? रेक्टिफायर. इट कन्वर्ट्स द वोल्टेज इनटू एसी टू डीसी. इसके कुछ फीचर्स होते हैं. क्या क्या फीचर्स होता है? ये एसी से डीसी में कन्वर्ट करेगा और क्या करता है ये? इट इंश्योर्स द यूनिडायरेक्शनल फ्लो. यूनिडायरेक्शनल फ्लो. और क्या होता है? इट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन द सीरीज कनेक्शन. किस में कनेक्टेड होता है ये? सीरीज कनेक्शन में. It is always connected in the series connection. And so the device which is used to convert AC to DC is known as rectifier and the phenomenon is called rectification. Clear है? I hope सबको समझ में आ रहा होगा. देखिए जिन किन्हीं को भी दिक्कत हो वो क्वेश्चन को पॉइंट करें और आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं. लाइव सेशन में भी आप लोग जुड़ सकते हैं बिल्कुल, है ना. चलिए आगे बढ़ते हैं. अगले सवाल. फुल वेव रेक्टिफायर कंसिस्ट ऑफ. फुल वेव रेक्टिफायर में टोटल कितने डायोड्स होते हैं? तो इसमें एक स्पेसिफिक अरेंजमेंट होता है. फुल वेव रेक्टिफायर हैज अ स्पेसिफिक काइंड ऑफ अरेंजमेंट जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? व्हीटस्टोन ब्रिज. क्या बोलते हैं? व्हीटस्टोन ब्रिज. इस अरेंजमेंट को क्या बोलते हैं हम लोग? व्हीटस्टोन ब्रिज. जिसमें 4 डायोड्स होते हैं, है ना. कितने डायोड्स होते हैं? 4 डायोड्स. इसमें होता है आपका बायसिंग जो होता है, सेम बायसिंग एंड रिवर्स बायसिंग. आई होप इसके इमेज होंगे हमारे पास. इमेज होने तो चाहिए. चलिए इमेज नहीं है. इमेज था, ध्यान नहीं है. इसमें जो अरेंजमेंट होता है वो आपका 4 डायोड का अरेंजमेंट होता है. D1 एंड
D3, D2 एंड D4, है ना। चलिए इसको रख लेते हैं, 4 डायोड के नाम हैं। D1, D2, D3 एंड D4, ये 4 डायोड होते हैं। इनकी एक स्पेसिफिक अरेंजमेंट होती है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, व्हीटस्टोन ब्रिज कनेक्शन। अगले क्लास में आपको इसका हम इमेज दिखा देंगे, बिल्कुल बता देंगे, ठीक है। एक स्पेसिफिक अरेंजमेंट होता है जिसके तहत इसमें करंट का फ्लो होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, 4 डायोड valve, not value, sorry, 4 diode valve in bridge form. Full wave rectifier consists of 4 diode valve in bridge form, which is called Wheatstone bridge connection. चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली सवाल, reduction of exposure time utilization of X-ray in both half cycles and high tube rating are the features of। ये भी देखिए सवाल है आपका, रेक्टिफायर सही है ना। हाफ वेव रेक्टिफायर एंड फुल वेव रेक्टिफायर आप लोग पढ़े होंगे। हाफ वेव रेक्टिफायर, हाफ वेव रेक्टिफिकेशन एंड फुल वेव रेक्टिफिकेशन, है ना। हाफ वेव रेक्टिफायर एंड फुल वेव रेक्टिफायर। हाफ वेव रेक्टिफायर एंड फुल वेव रेक्टिफायर, reduction of exposure time utilization of X-ray in both half cycle and high tube rating are the feature of। ये किसका आएगा आपका, ओह थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक है, थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, इसको आप लोग इग्नोर करेंगे। फुल वेव रेक्टिफिकेशन, तो ये क्या हो जाएगा आपका, फुल वेव रेक्टिफायर। कौन सा होगा आपका, फुल वेव रेक्टिफायर। आई होप इसके इमेज, फुल वेव रेक्टिफिकेशन, वेट अ मिनट। ओके तो ये क्या होगा, रिडक्शन ऑफ एक्सपोजर टाइम यूटिलाइजेशन ऑफ एक्सरे इन बोथ हाफ साइकिल। इसका देखिए ग्राफ बनता है, इनपुट और आउटपुट की अगर हम लोग बात करें तो ग्राफ बनता है, इनपुट एंड आउटपुट। तो ये क्वेश्चन था हमारा, हाउ मेनी फ्लैंजेस आर प्रेजेंट इन वन। तो ये क्वेश्चन था हमारा, हाउ मेनी इनपुट जो हम लोग देंगे वो इस तरह से देंगे, है ना, और आउटपुट जो हमें मिलेगा, इनपुट जैसा कि मैं बार बार आप लोग को बता रहा हूँ, इस तरह के क्वेश्चन में हम लोग को हमेशा क्वेश्चन केयरफुली रीड करना है। जैसे यहाँ तीनों साइकिल, तीनों हाफ साइकिल में हमें आउटपुट मिलेगा। दिस इज व्हाट वी कॉल्ड फुल वेव रेक्टिफिकेशन सर्किट। तो इसमें हमें दोनों यूटिलाइजेशन इन द बोथ हाफ साइकिल्स, देखिए ये आपका हो गया फर्स्ट हाफ साइकिल, ये हो गया सेकेंड हाफ साइकिल, ये दोनों में आपका यूटिलाइजेशन हो रहा है ना। और हाई ट्यूब रेटिंग, ये किसका फीचर जाएगा, फुल वेव रेक्टिफिकेशन का। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। हाई फ्रीक्वेंसी जनरेटर्स हैव, जो हाई फ्रीक्वेंसी जनरेटर होते हैं उसमें क्या क्या होता है, हाई ट्यूब रेटिंग, हाई ट्यूब करंट विद शॉर्ट एक्सपोजर, मोर एफिशिएंट, रिपल फैक्टर इज मिनिमम, ऑल द अबव। ये सारे ऑप्शन सही है। रिपल फैक्टर कितना होता है हाई फ्रीक्वेंसी जनरेटर का, 1%। कितना होता है, 1%। ये शॉर्ट एक्सपोजर देता है, और दिस इज मोर एफिशिएंट डिवाइस। ये क्या होता है, मोर एफिशिएंट डिवाइस होता है। आई होप आप सबको समझ में आ रहा होगा। जिनके लिए कोई दिक्कत हो वो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हमारे लाइव सेशन में जुड़ सकते हैं, है ना। चलिए मूविंग अहेड, आगे बढ़े। द नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 के साथ। 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 1
द इफेक्टिव एनर्जी ऑफ एक्सरे बीम इज अनरिलेटेड बाई, ध्यान दीजिएगा, इफेक्टिव एनर्जी ऑफ द एक्सरे बीम इज अनरिलेटेड बाई, एक्सरे बीम का इफेक्टिव एनर्जी इनमें से किस पे डिपेंड नहीं करता है। चलिए बात करते हैं फिल्टरेशन। फिल्टरेशन पे आप लोग को ध्यान होगा, अगर पढ़े होंगे आप लोग तो, फिल्टरेशन दो तरह का होता है। फिल्टरेशन कौन कौन सा होता है? एक होता है आपका इनहेरेंट फिल्टरेशन, एक होता है आपका एडेड फिल्टरेशन, है ना। इनहेरेंट होता है विच इज एम्बेडेड इन द ट्यूब बाय डिफॉल्ट फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर, जब मैन्युफैक्चरर उसे बना रहे हैं तब से ही वो उसमें इनहेरेंट है, वो इनबिल्ट फीचर है, जैसे आपके फ़ोन में होते हैं इनबिल्ट फीचर होता है ना, उसी तरह से इनहेरेंट फिल्टरेशन। एंड एडेड फिल्टरेशन विच वी ऐड फ्रॉम एक्सटर्नली, जो हम लोग बाहर से ऐड करते हैं उसे क्या बोलेंगे? एडेड फिल्टरेशन। तो ये फिल्टरेशन क्या कराता है? दिस हैज रोल इन द हार्डनिंग ऑफ द बीम। क्या कराता है ये? हार्डनिंग ऑफ बीम। तो इसमें तो एक्सरे बीम रिलेट करेगा, तो ये नहीं होना है। द इफेक्टिव एनर्जी, यहाँ अनरिलेटेड पूछ रहा है ना, रिलेटेड नहीं पूछ रहा, तो ये तो नहीं होना है, फिल्टरेशन नहीं होगा। किलो वोल्टेज, तो जैसे जैसे हम लोग किलो वोल्टेज को इंक्रीज करते हैं वैसे वैसे हमारा एनर्जी इंक्रीज होगा, सो इट इज ऑल्सो रिलेटेड, तो ये भी नहीं होगा आपका। मिली एम्पियर, मिली एम्पियर क्या होता है बताइए? मिली एम्पियर जिसे हम लोग ट्यूब करंट बोलेंगे, दिस इज अनरिलेटेड टू द एक्सरे बीम इफेक्टिव एनर्जी, है ना। इससे हमारी एक्सरे बीम की एनर्जी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। ओके, चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी जस्ट हम बताएं आप लोगों को, लास्ट स्लाइड में बताएं, द इफेक्टिव एनर्जी ऑफ द एक्सरे बीम इज इंक्रीज्ड बाय इंक्रीजिंग द, अभी जस्ट बताया तो इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। देखिए ये दो बार लिखा चुके हैं, टेक्निकल टीम से थोड़ा टेक्निकल ग्लिच हुआ है। ये आपका क्या हो जाएगा? किलो वोल्टेज, है ना। किलो वोल्टेज को जब हम लोग इंक्रीज करेंगे तो एक्सरे बीम की एनर्जी इंक्रीज करता जाएगा, या फिर हम लोग ये बोल सकते हैं इंक्रीज इन KVP increases the energy of X-ray beam। ठीक है, चलिए अगले सवाल की ओर बढ़े। द रिपल फैक्टर ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी जनरेटर इज अबाउट, अभी थोड़ी देर पहले ये सवाल हम लोग किए थे, 3-4-5 क्वेश्चन पहले। हाई फ्रीक्वेंसी जनरेटर के रिपल फैक्टर कितने होते हैं? चलिए सबसे पहले हम लोग जानते हैं रिपल फैक्टर होता क्या है ना। व्हाट इज रिपल फैक्टर? क्या आप लोग पढ़े हैं? पता है रिपल फैक्टर क्या है? ये रेडिएशन फिजिक्स के पार्ट से आएगा, है ना। रिपल फैक्टर का मतलब होता है फ्लक्चुएशन ऑफ वोल्टेज आउटपुट, फ्लक्चुएशन ऑफ वोल्टेज आउटपुट। वोल्टेज आउटपुट का जो फ्लक्चुएशन होता है एक्सरे जनरेटर का, वोल्टेज आउटपुट ऑफ एक्सरे जनरेटर, जिससे किस पे असर पड़ेगा? इट इंपैक्ट्स क्या क्या? पेशेंट डोज एंड इमेज क्वालिटी, है ना। पेशेंट डोज पे असर पड़ेगा और इमेज क्वालिटी को ये अफेक्ट करेगा। जो कि हाई फ्रीक्वेंसी जनरेटर की कितनी होती है? 1%। ठीक है, किसी को दिक्कत? देखिए
आप सबों को जितनी मेहनत हम कर रहे हैं उतना ही मेहनत आप लोगों को करना होगा, तभी जाके आप सबों को ये सक्सेस मिल पाएगा। बीटीएससी का एग्ज़ाम जिसकी हम लोग तैयारी कर रहे हैं, आप सबको फिर से याद दिला दें, इसका एग्ज़ाम का डेट 26 अप्रैल प्रस्तावित है। द रिपल फैक्टर ऑफ द हाई फ्रीक्वेंसी जनरेटर इज अबाउट 1%। ठीक है, आगे बढ़े। द रेशियो ऑफ द प्राइमरी ट्रांसमिशन टू द स्कैटर्ड ट्रांसमिशन ऑफ द ग्रिड इज कॉल्ड। देखिए क्या है सवाल, चलिए हम लिख ले रहे हैं इसको। प्राइमरी ट्रांसमिशन अपॉन scattered transmission इसे हम लोग क्या कहते हैं, दिस इज टर्म्ड एज सेलेक्टिविटी, सेलेक्टिविटी से बोलते हैं, है ना। ग्रिड रेशियो क्या होता है, इट इज h अपॉन b, वेयर h इज द हाइट of the lead strips and b is the interspace, b is the interspace between strips, between lead strips, है ना। सॉरी, तो ये क्या हो जाएगा, द रेशियो ऑफ द प्राइमरी ट्रांसमिशन टू द स्कैटर्ड ट्रांसमिशन ऑफ द ग्रिड इज कॉल्ड सेलेक्टिविटी। ओके, बकी फैक्टर क्या होता है आप लोगों को पता है, ये होता है इंटेंसिटी इंसिडेंट ऑन द ग्रिड अपॉन द इंटेंसिटी डिटेक्टेड बाय द डिटेक्टर, इंटेंसिटी ऑन द डिटेक्टर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। द नेक्स्ट क्वेश्चन, टिपिकल ग्रिड स्ट्रिप लाइन डेंसिटीज इन लाइज इन द रेंज ऑफ, टिपिकल ग्रिड स्ट्रिप लाइन। अच्छा एक बात बताइए, आप लोग ग्रिड देखे हैं, आई होप मेरे पास इमेज हो ग्रिड का, ये देखिए ग्रिड है ना। तो ये आप लोग को अभी हम बताएं, ग्रिड h अपॉन बी, ये आपका हो गया हाइट, दिस इज द हाइट ऑफ द लेड स्ट्रिप, दिस इज द हाइट ऑफ द लेड स्ट्रिप एंड दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन द लेड स्ट्रिप, जिसको हम लोग बोलते हैं h अपॉन बी, जो क्या कहलाता है आपका ग्रिड रेशियो कहलाता है। सेलेक्टिविटी बताया, बकी फैक्टर बताया, है ना, ये आपका ग्रिड कहला गया। ओके, ये देखिए आपका एक्सरे है, ये पेशेंट है, दिस इज द पेशेंट, दिस इज द स्कैटर्ड रेडिएशन एंड ग्रिड। ग्रिड क्या है, इट इज द एंटी स्कैटर्ड डिवाइस, जो कि एंटी स्कैटर्ड डिवाइस है और इमेज कॉन्ट्रास्ट को इनहांस करता है। Getting back to the topic, grid strip line densities lies in the range of 25 to 45। ये आपको किसी किसी बुक्स में 25 to 60 लाइन्स पर सेंटीमीटर भी मिलेंगे, और इंच में भी ये मिलता है ना। ये कभी कभी आपको इंच में भी देखने को मिलेगा। ये कितना होता है, 60 to 110, 60 से 110 लाइन पर इंच होती है इसकी। स्ट्रिप लाइन डेंसिटी जो होता है वो, स्ट्रिप लाइन डेंसिटी फॉर ग्रिड कितना होता है, 25 से 45 लाइन्स पर सेंटीमीटर या फिर 60 से 110 लाइन पर इंच, डिपेंडिंग अपॉन द ऑप्शन आप टिक आउट कर सकते हैं। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। विच अमंग दिस रेडिएशन हैज द हाईएस्ट पेनिट्रेशन पावर। बहुत अच्छा सवाल है, बहुत बार ये सवाल आ चुका है, बहुत सारे एग्जाम्स में ये सवाल आते हैं और अक्सर लोग गलत कर बैठते हैं इस सवाल में, है ना। तो इसमें जो होगा सबसे ज़्यादा, विच अमंग दिस रेडिएशंस हैज द हाईएस्ट पेनिट्रेशन पावर, दिए गए तरंगों में से सबसे ज़्यादा पेनिट्रेशन पावर किसका होगा, गामा रेज, बीटा पार्टिकल, नॉट पार्टिडेड।
बीटा पार्टिकल और बीटा रेज, अल्फा रेज और एक्स रेज। तो इन सब में सबसे ज़्यादा पेनिट्रेशन पावर किसका होगा? गामा रेज का होगा। गामा रेज हैज़ द पोटेंशियल, इट कैन क्रॉस द लेड और फ्यू सेंटीमीटर्स ऑफ कॉन्क्रीट इवन, है ना। किसको किसको क्रॉस कर सकता है? लेड को एंड कॉन्क्रीट के भी फ्यू सेंटीमीटर को ये क्रॉस कर सकता है। सो इट हैज़ द हाईएस्ट पेनिट्रेशन पावर। बीटा का कैसा होगा? बीटा पार्टिकल का इट हैज़ मॉडरेट पेनिट्रेशन पावर। कैसा होगा? मॉडरेट पेनिट्रेशन पावर। और अल्फा का कितना होगा? लिस्ट होगा, लिस्ट पेनिट्रेशन एनर्जी। ठीक है, चलिए अगले सवाल की ओर बढ़े। व्हाट इज द पर्पस ऑफ यूजिंग ग्रिड इन रेडियोग्राफी? ये सवाल आप लोग को हम बता चुके हैं, अभी फोटोज भी दिखाएं, इससे पहले सवाल भी किए, दिखाएं, है ना। सो व्हाट इज द पर्पस ऑफ यूजिंग ग्रिड इन द रेडियोग्राफी? इन अ रेडियोग्राफी, इन रेडियोग्राफी to increase the image contrast, to increase the image contrast, to improve the radiation strength, to reduce the patient dose, to reduce image noise। बताइए, अभी जस्ट बताए हैं, 4-5 क्वेश्चन पहले ही डिस्कस किए हम लोग, है ना। सो व्हाट इज ग्रिड? ग्रिड है क्या? ग्रिड इज द एंटी स्कैटर डिवाइस विच इज यूज्ड टू अवॉइड द स्कैटरिंग ऑफ रेडिएशन एंड इट इंक्रीजेज द इमेज कॉन्ट्रास्ट। क्या करेगा ये? इमेज कॉन्ट्रास्ट को बढ़ा देगा। अगले सवाल की ओर चले। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल टेस्टमेड, है ना, क्योंकि आपकी लाइक और सब्सक्राइब ही हमारे लिए प्यार है। और जो भी आप लोगों को लगे, जहां भी दिक्कत हो, वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इंपैक्ट्स द एक्सरे क्वांटिटी बट नॉट द क्वालिटी? चलिए ये सवाल भी आ गया। थोड़ा इसमें ऑप्शंस ऊपर नीचे हो गए हैं, इसको हम लोग अवॉइड कर रहे हैं, अवॉइड कर रहे हैं इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें। ये 39 है क्वेश्चन। विच अमंग दिस हैज द लिस्ट पेनिट्रेशन एबिलिटी? अभी जस्ट आप लोगों को हम बताएं, कौन सा होगा? अल्फा, बीटा, गामा और एक्सरे। इन सब में सबसे कम पेनिट्रेशन पावर किसकी होगी? अल्फा रेज की। किसकी होगी? सबसे कम पेनिट्रेशन पावर किसकी होगी? अल्फा रेज की, है ना। इट कैन बी स्टॉप्ड बाय मीन्स ऑफ पेपर। एक कागज के टुकड़े से भी, एक पेपर के सीट से भी हम लोग इसको रोक सकते हैं, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। What is the unit of measurement used to quantity the dose of radiation absorbed by the human body? थोड़ा क्वेश्चन उल्टा पुल्टा हो गया है। What is the unit of measurement used to measure the dose of radiation absorbed by the human body? ये कौन सा होगा? इसके लिए आपका आ जाएगा ग्रे। ग्रे इज द यूनिट विच इज यूज टू मेजर द एब्जॉर्ब डोज बाय द ह्यूमन बॉडी। बैकरल किसके लिए होता है? एक्टिविटी के लिए। रोएंटजन किसके लिए होता है? एक्सपोजर के लिए। सीवर्ट किसके लिए होता है? इफेक्टिव डोज के लिए। और केरमा के लिए। एंड केरमा, केरमा का फुल फॉर्म याद है? काइनेटिक एनर्जी रिलीज्ड इन अ मीडियम। ठीक है, चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। द टारगेट ऑफ मैमोग्राफी इज मेड अप ऑफ। मैमोग्राफी का टारगेट किस चीज का बना होता है? देखिए दो चीजें होगी, एक तो आपका होगा मैमोग्राफी, एक होगा जनरल रेडियोग्राफी। तो मैमोग्राफी क्या है? मैमोग्राफी इज द रेडियोग्राफिक इमेजिंग ऑफ द ब्रेस्ट टिश्यू। द मेन डिफरेंस बिटवीन द मैमोग्राफी एंड रेडियोग्राफी इज, रेडियोग्राफी हम लोग किसके लिए करते हैं? डेंस टिश्यू के लिए, बोन्स के लिए। और मैमोग्राफी जो हम लोग कर रहे हैं वो किसके लिए कर रहे हैं? जल्दी बताइए। ब्रेस्ट के लिए कर रहे हैं। तो ब्रेस्ट कैसा है? सॉफ्ट टिश्यू है। इसके लिए हम लोगों को लोअर अमाउंट ऑफ रेडिएशन चाहिए होगा, है ना। तो
रेडियोग्राफी में तो टंगस्टन का इस्तेमाल होता है, लेकिन यहाँ पे ये आपका रोडियम होगा। इसमें कौन सा इस्तेमाल होगा? मॉलिब्डेनम, है ना, जिसकी कैरेक्टरिस्टिक होती है, आपकी कैरेक्टरिस्टिक एनर्जी 17 to 19 के रेंज में होता है। रोडियम का भी इस्तेमाल होता है, हालांकि यहाँ पे मॉलिब्डेनम तुम लोग मॉलिब्डेनम मारेंगे, है ना, क्योंकि टंगस्टन तो होगा नहीं, तो ऑल द एबव, एनी ऑफ द एबव नहीं होना है, टंगस्टन नहीं होना है ना। सो द मैमोग्राफी, इन द मैमोग्राफी द टारगेट इज मेड अप ऑफ मॉलिब्डेनम। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। बीम हार्डनिंग इज अफेक्टेड प्राइमरली बाई, फिर से वही सवाल आ गया, पीछे अभी कुछ देर पहले यह सवाल आप लोगों को हम बताए थे। बीम हार्डनिंग, बीम हार्डनिंग क्या है? ये सवाल आपका आएगा, किससे रिलेट करेगा? दिस इज द बीम हार्डनिंग इज रिलेटेड टू द फिल्टरेशन। बीम हार्डनिंग किससे रिलेटेड है? फिल्टरेशन से रिलेटेड है। फिल्टरेशन आप लोग को हम बताएं कौन कौन सा है? एडेड फिल्टरेशन एंड इनहेरेंट फिल्टरेशन। इनहेरेंट फिल्टरेशन क्या है? विच इज प्रेजेंट इन द एक्सरे ट्यूब बाई डिफॉल्ट फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर्स, है ना। और एडेड फिल्ट्रेशन जो हम लोग ऐड करते हैं, है ना, जो एक्सटर्नली ऐड कर रहे हैं उसको क्या बोलते हैं? एडेड फिल्ट्रेशन। तो बीम हार्डनिंग किसकी वजह से होगा? सॉफ्ट एक्सरे एंड हार्ड एक्सरे, आप लोग पढ़े होंगे, सॉफ्ट एंड हार्ड एक्सरे। ये किसके वजह से होता है? बीम हार्डनिंग फिल्टरेशन के वजह से होता है। किस वजह से होगा? फिल्टरेशन, है ना। फिलामेंट करंट नहीं, ट्यूब करंट नहीं, एक्सपोजर टाइम नहीं होगा, फिल्टरेशन की वजह से ये होगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अस्ट्रे रेडिएशन, अस्ट्रे रेडिएशन इज द सम ऑफ, अस्ट्रे रेडिएशन किन किन रेडिएशनों का सम होगा, किन रेडिएशन का योग होगा, किन किन रेडिएशन को अगर हम लोग जोड़ते हैं साथियों, तो ये आज कौन कौन सा रेडिएशन का होगा? रामनवमी है। देखिए अस्ट्रे मीन्स क्या होता है? बाहरी, फालतू, अस्ट्रेडॉक्स, आप लोग सुनोगे ना, अस्ट्रेडॉक्स, आवारा कुत्ता। तो वैसे ही अस्ट्रे रेडिएशन जो आपके फालतू के रेडिएशन होते हैं, तो अस्ट्रे रेडिएशन इज द सम ऑफ प्राइमरी रेडिएशन एंड ट्रांसमिटेड रेडिएशन। ट्रांसमिटेड तो होना नहीं है। प्राइमरी एंड स्कैटरिंग, स्कैटर्ड बिल्कुल नहीं। स्कैटर्ड एंड लीकेज, प्राइमरी एंड लीकेज, तो स्कैटर्ड एंड लीकेज रेडिएशन। अस्ट्रे रेडिएशन इज द सम ऑफ, जो बेस्ट टॉपिक है उससे रिलेटेड टॉपिक का भी रिवीजन करवा दे और एमसीक्यू भी करवा दे। स्कैटर्ड रेडिएशन, स्कैटर प्लस तैयारी करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब। लीकेज रेडिएशन, ये दोनों मिलकर क्या कहलाता है? अस्ट्रे रेडिएशन कहलाता है। ठीक है, चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। यूट्यूब पे लगातार वीडियो आप लोगों के लिए जाएगा, एमसीक्यू प्रैक्टिस। एक्सरे ट्यूब आउटपुट इज इंक्रीज्ड बाय इंक्रीजिंग द, एक्सरे ट्यूब की आउटपुट, फिर से यहाँ गड़बड़ है ना, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। हाई ग्रिड रेशियो, हाई रेशियो ग्रिड्स आर यूज्ड फॉर द लो केवीपी, हाई केवीपी, लो केवीपी, हाई केवीपी, बोथ, नन ऑफ द एबव। हाई ग्रिड रेशियो का इस्तेमाल हम लोग किसके लिए करते हैं? हाई केवीपी एग्जामिनेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं। जब भी ग्रिड का इस्तेमाल होगा तो वहाँ पे पेशेंट डोज हमेशा बढ़ जाता है ना। तो हाई ग्रिड रेशियो इज यूज्ड फॉर द हाई केवीपी एग्जामिनेशन, नॉट लो केवीपी, और दोनों तो बिल्कुल नहीं होना है, नन नहीं। ओके, अगले सवाल। ऑटो ट्रांसफार्मर ऑपरेट्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, देखिए फिर से आ गया सवाल, ऑटो ट्रांसफार्मर। इससे पहले हम लोग पढ़े ट्रांसफार्मर, तो ट्रांसफार्मर किस पे वर्क करता है? ट्रांसफार्मर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। और ऑटो इसमें दो क्वाइल होता है ना, 2 क्वाइल्स, और द ईएमएफ इंड्यूस्ड इन वन क्वाइल, एक क्वाइल में ईएमएफ इंड्यूस होगा, उसकी वजह से दूसरे क्वाइल में प्रोडक्शन होता है ना, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? म्यूचुअल इंडक्शन। और ऑटो ट्रांसफार्मर किस पे काम करता है? क्योंकि ये इसका नाम है ऑटो, ऑटो मीन्स सेल्फ, स्वयं, है ना। ऑटो ट्रांसफार्मर जो है वो कौन सा है? सेल्फ, सॉरी,
ऑटो ट्रांसफार्मर इट वर्क्स ऑन द सेल्फ इंडक्शन। किस पे ये काम करता है? सेल्फ इंडक्शन। हालांकि म्यूचुअल और सेल्फ इंडक्शन ऐसा ऑप्शन है नहीं, यहाँ तो इंडक्शन कंडक्शन, तो ये किस पे हो जाएगा? इंडक्शन पे, सेल्फ इंडक्शन। ध्यान रखिएगा ये सवाल भी पूछे जाते हैं। इसमें एक ही कॉइल होता है, सिंगल कॉइल होगा, है ना। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। विच इज नॉट ट्रू अबाउट द मूविंग ग्रिड्स। मूविंग ग्रिड के लिए देखिए दो तरह का ग्रिड होता है, एक होता है आपका स्टेशनरी ग्रिड और दूसरा होता है मूविंग ग्रिड, है ना। तो मूविंग ग्रिड में, मूविंग ग्रिड के केस में कौन सा ऑप्शन सही नहीं है? ब्लर आउट द शैडो कास्ट बाय लेड स्ट्रिप्स, इंक्रीज पेशेंट डोज, डिक्रीज कट ऑफ, मोर कॉस्टली देन स्टेशनरी ग्रिड। बताइए, जल्दी से बताइए आप लोग, फटाफट से बताइए। देखिए मूविंग, सबसे पहले मूविंग ग्रिड की जरूरत क्यों पड़ी? मूविंग ग्रिड इज नीडेड बिकॉज जो स्टेशनरी ग्रिड थे उनके बहुत ही फाइन लाइंस हमारे इमेज रिसेप्टर पे आ जा रहे थे, तो उस फाइन लाइन को इमेज रिसेप्टर से हटाने के लिए हम लोग मूविंग ग्रिड का इस्तेमाल किए। तो यहाँ पे क्या आया? ब्लर आउट द शैडो कास्ट बाय लेड स्ट्रिप, तो ये आपका यही हो जाएगा, है ना। नॉट ट्रू, दिस इज नॉट ट्रू। इंक्रीज पेशेंट डोज, डिक्रीज कट ऑफ, मोर कॉस्टली देन स्टेशनरी ग्रिड। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। ग्रिड कट ऑफ कैन बी रिड्यूस्ड बाय। ग्रिड कट ऑफ का हम लोग रिड्यूस कैसे कर सकते हैं? ग्रिड कट ऑफ कैन बी रिड्यूस्ड बाय फोकस्ड ग्रिड, अनफोकस्ड ग्रिड, हाई ग्रिड रेशियो, नन ऑफ द अबव। तो ये फोकस्ड ग्रिड का जब हम लोग इस्तेमाल करते हैं तो उससे हम लोग ग्रिड कट ऑफ को घटा सकते हैं। ग्रिड कट ऑफ कैन बी रिड्यूस्ड बाय यूजिंग द फोकस्ड ग्रिड, नॉट अनफोकस्ड ग्रिड। फोकस्ड ग्रिड का इस्तेमाल करके हम लोग ग्रिड कट ऑफ को घटा सकते हैं। अगला सवाल, कॉन्ट्रास्ट कैन बी इंप्रूव्ड बाय। रेडियोग्राफिक कॉन्ट्रास्ट कैन बी इंप्रूव्ड बाय, इसके ऑप्शंस क्या क्या हैं? ग्रिड, एयर गैप टेक्निक, केवीपी, ऑल द अबव। देखिए ग्रिड का हम लोग इस्तेमाल क्यों करते हैं? इट इज द एंटी स्कैटर डिवाइस एंड इंक्रीजेज द इमेज कॉन्ट्रास्ट। एयर गैप टेक्निक, एयर गैप टेक्निक भी इस्तेमाल किया जाता है रेडिएशन का स्कैटरिंग को बचाने के लिए, और ये भी आपके इमेज कॉन्ट्रास्ट को बढ़ाता है। केवीपी भी इमेज कॉन्ट्रास्ट को बढ़ाएगा, तो ऑल द अबव हो जाना है ना। सो दिस इज कॉन्ट्रास्ट कैन बी इम्प्रूव्ड बाय यूजिंग द ग्रिड, एयर गैप टेक्निक, केवीपी, ऑल द अबव, सारे की वजह से, है ना। चलिए अगले सवाल, एनोड हिल इफेक्ट। बहुत अच्छा सवाल आया, हिल इफेक्ट। आई होप आप सभी पढ़े होंगे। You must all be aware of this term, Hill effect. What is Hill effect? ये आपका क्या होता है? Reduced intensity of X-ray reduced intensity of X-ray beam towards anode side than cathode side. एक्सरे इंटेंसिटी की बीम जो होती है वो एनोड साइड कम होता है और कैथोड साइड ज्यादा होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? हिल इफेक्ट। चलिए देखते हैं इसमें क्या है। एंड हिल इफेक्ट कैन बी यूज्ड फॉर thicker body parts towards the cathode, thicker body parts towards anode, no effect, none of the above। तो हम क्या बताएं? एक्सरे बीम इंटेंसिटी एनोड साइड क्या होता है? लेस होता है। तो लेस होता है तो इधर हम लोग क्या रखेंगे? एनोड साइड क्या रखेंगे? थिनर पार्ट, थिन बॉडी पार्ट, और कैथोड की साइड क्या रखेंगे? थिक बॉडी पार्ट। चलिए देखिए इस तरह कोई ऑप्शन है? पहला ऑप्शन हमारा थिक बॉडी पार्ट्स टुवर्ड्स द कैथोड साइड। सो एनोड हिल इफेक्ट कैन बी यूज्ड फॉर द थिकर बॉडी पार्ट्स
टुवार्ड्स द कैथोड। दैट्स ऑल अबाउट द टुडे सेशन। आई होप आप सब लोगों को समझ में आया होगा। आप सभी ने हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया होगा। जो लोग भी सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो बिल्कुल सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। जो भी लोग तैयारी कर रहे हैं उनको इस चैनल से जोड़िए और हम सभी मिलकर इस मिशन को कंप्लीट करेंगे, इस मिशन को अकम्प्लिश करेंगे। हम सभी सक्सेस लेंगे, बिल्कुल लेकर रहेंगे, है ना।